नमस्कार। आज हम दूरिक समष्टि पर आपके कुछ डाउट्स क्लियर कर रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10। तो ये आपके पास में है, माना कि ए बी एक दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं। तो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल देन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ए बी होता है। देखते हुए दीजिएगा। सबसे पहले तो आपको दे दिया गया है कि ए और बी दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं। तो ए बी एक दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं। एक दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं। दूरिक समष्टि एक्स डी के उपसमुच्चय हैं। तो अब देखिए अपने को सिद्ध करना है कि जो डेल्टा ए यूनियन बी है ये लेस देन इक्वल देन होगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डी ए बी, है ना। तो अब देखिएगा, इसके लिए सबसे पहले तो हम ए और बी दोनों का कोई भी एक एक एलिमेंट ले लेते हैं। कोई भी एलिमेंट हो सकता है वो। तो सपोज माना x तो एलिमेंट है ए का और y एलिमेंट है बी का, ठीक है ना। दोनों को एक एक एलिमेंट आपने ले लिया है। अब हमें क्या करना है, ये सिद्ध करना है डेल्टा ए यूनियन बी। डेल्टा ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन बी का व्यास। तो व्यास ज्ञात करने के लिए आपको ए यूनियन बी के कोई दो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है। तो हम ए यूनियन बी के कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। तो माना कि ए और बी ये दो एलिमेंट हैं ए यूनियन बी के, ठीक है। इसलिए अब देखो ए और बी दो एलिमेंट हो गए ए यूनियन बी के। अब x एलिमेंट था ए का, y एलिमेंट था बी का। तो x और y भी तो ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे ना, क्योंकि ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट विद्यमान होंगे और बी के भी सारे एलिमेंट विद्यमान होंगे। इसलिए x ए का एलिमेंट है, y बी के एलिमेंट है, इसलिए x और y दोनों ए यूनियन बी के एलिमेंट होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चार एलिमेंट आपको मिल गए ए यूनियन बी में, ठीक है। तो अब जो दूरी का कंडीशन है उसको हम यूज करेंगे। अब दूरी का कंडीशन जो चौथा विग्रह था उसको यूज करेंगे हम लोग। अब चौथा विग्रह यूज करने के लिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ एलएचएस में जो अपन लेंगे वो डी ए बी लेंगे, क्योंकि हमें एलएचएस में बनाना है ए यूनियन बी का व्यास। तो हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट यहाँ क्या लिखे थे, ए और बी, इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे डी ए बी लेस देन इक्वल देन। अब देखो x है तो x को दोनों के बीच में ले लेंगे, तो आ जाएगा डी ए एक्स और प्लस डी एक्स बी। तो फिर ये आ जाएगा डी ए बी लेस देन इक्वल देन डी ए एक्स और प्लस डी। अब देखिएगा y है, y को इनके दोनों के बीच में ले लीजिएगा। y को इनके दोनों के बीच में लेंगे तो एक तो बन जाएगा डी एक्स वाई और प्लस दूसरा आपके पास में बन जाएगा डी वाई बी, ठीक है। अब इनका दोनों पक्षों का शुक्रियम कर लीजिए, क्योंकि व्यास का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है। ए और बी के दो बिंदुओं के मध्य दूरियों का अधिकतम जो मान होता है उसको आप लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। डेल्टा ए व्यास का डेफिनेशन ऐसे कहते हैं ना, डी ए बी सुप्रीमम ऑफ डी ए बी सच दैट ए और बी किसके एलिमेंट होते हैं, ए के। तो ए यूनियन बी के बिंदुओं के मध्य जो अधिकतम दूरी होगी उसी को आप लोग क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। इसलिए हम इसका सुप्रीमम कर देते हैं। तो सुप्रीमम ऑफ, अब सुप्रीमम कर रहे हैं और ए और बी किसके एलिमेंट है यहाँ, ए यूनियन बी के। तो सुप्रीमम ऑफ डी ए बी लेस देन इक्वल देन सुप्रीमम ऑफ, अब यहाँ जो ए और बी थे ये तो एलिमेंट थे ए यूनियन बी के, और मैं ये लिख देता हूं डी ए एक्स प्लस डी एक्स वाई प्लस डी वाई बी, ठीक है। और अब इसको देखिएगा, सुप्रीमम ऑफ डी ए बी, ए और बी के मध्य की अधिकतम दूरी, और ए और बी किसके एलिमेंट है, ए यूनियन बी की। तो इसलिए अधिकतम दूरी जो होगी वो बन जाएगी ए यूनियन बी का व्यास। तो डेल्टा ए यूनियन बी लेस देन इक्वल देन। अब इसको देखना डी ए एक्स का जो सुप्रीमम है वो क्या बनेगा भाई, ए किसका एलिमेंट है, हाँ एक्स एक एलिमेंट था, तो
अब देखो इसको हल करने के लिए हम लोग यहीं पर ये जो ए और बी आपने ए यूनियन बी के एलिमेंट लिए थे, तो इसमें देखो आपके पास में चार स्थितियां हो सकती हैं। हो सकता है कि ए और बी दोनों ए के एलिमेंट हो सकता है ए और बी दोनों ही बी के एलिमेंट हो सकता है कि ए तो एलिमेंट हो ए का और बी एलिमेंट हो बी का। एक हो सकता है कि ए तो एलिमेंट हो बी का और बी एलिमेंट हो ए का। अब अपने को जो सिद्ध करना है इसके लिए हम कंडीशन ये ले लेंगे कि ए तो सपोज एलिमेंट है ए का और बी एलिमेंट है बी का। इसके लिए हम इसको ले लेते हैं, बाकी तो हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अपने को जो प्रूव करना है उसके लिए हमने इसको ले लिया है। तो डी ए एक्स। अब देखो ए और एक्स दोनों किसके एलिमेंट हैं? समुच्चय ए के। तो जैसे ही इसकी मैक्सिमम कर दोगे तो ये बन जाएगा ए का व्यास डेल्टा ए और प्लस डी एक्स वाई पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सुप्रीमम से, क्योंकि ये एक्स और वाई के प्रत्येक मान के लिए सत्य रहेगा। इसमें हमने ए और बी से के जो एलिमेंट लिए थे एक्स और वाई, इसका एक्स और वाई का जो रोल है वो इस व्यास के डेफिनेशन में कोई नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। इसलिए एक्स और वाई के प्रत्येक मान के लिए सत्य रहेगा, तो यहाँ सुप्रीमम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डी एक्स वाई को हम एज इट इज लिख लेंगे और प्लस अब जो डी वाई बी है इसको देखते हैं। वाई बी इसको देखिएगा, वाई और बी दोनों किसके एलिमेंट हैं? बी के। इसका मतलब दोनों बी के एलिमेंट हैं, तो ये आपके पास में बन जाएगा डेल्टा बी, ठीक है ना। और अब यहाँ ये जो डी एक्स वाई है एक्स और वाई के प्रत्येक मान के लिए सत्य रहता है। तो अब देखिए ये x और y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। x और y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, ठीक है ना। x और y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। अब ये जो प्रत्येक मान के लिए सत्य है इसको देखिए गणितीय रूप में कैसे लिखेंगे अपन, डेल्टा a यूनियन b लेस देन इक्वल देन। अब ध्यान देना भाई, x और y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है ना, इसका मतलब क्या होगा, चाहे x और y के मध्य की दूरी आप न्यूनतम ले लें तब भी ये सत्य होगा, x और y के मध्य की दूरी अधिकतम ले लें तब भी ये सत्य होगा। इसका मतलब यहाँ पर था आपके पास में लेस देन इक्वल देन। लेस देन इक्वल देन का मतलब कि क्या होगा कि आपके ये जो RHS है ये बढ़ी रहेगी ना हमेशा। तो अगर ये सबसे छोटे मान के लिए अगर सत्य है, यानी कि x और y के मध्य की जो न्यूनतम दूरी है उसके लिए अगर सत्य होगा, तो बड़े जो अधिकतम दूरी होगी उसके लिए तो सत्य होगा ही होगा फिर। तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं कि डेल्टा a और प्रत्येक के x और y के प्रत्येक मान के लिए सत्य है, इसलिए जब x और y के मध्य की दूरी न्यूनतम होगी तब भी सत्य ही होगा। तो इसको मैंने ये लिख दिया है इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई, ठीक है। और x तो किसका एलिमेंट था यहाँ a का, और y किसका एलिमेंट था यहाँ b का, प्लस डेल्टा b देन डेल्टा a यूनियन b लेस देन इक्वल देन डेल्टा a प्लस d। ये क्या बन गया, दो समुच्चय के मध्य दूरी का डेफिनेशन। तो डी ए बी और प्लस डेल्टा b, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वास्तविक रेखा आर के दो समवृत्त समुच्चयों ए एवं बी का उदाहरण दीजिए कि डी ए बी इक्वल टू 0 परंतु ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। देखिएगा अपने को आर के दो समवृत्त समुच्चयों ए और बी का एग्जाम्पल देना है ताकि डी ए बी यानी कि दोनों के मध्य की दूरी 0 हो और ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में 5 हो। देखते हैं, देखिएगा सबसे पहले तो एक दूरी ले लेते हैं हम लोग डी। तो माना कि डी आर में एक साधारण दूरी है, डी आर में एक साधारण दूरी है, एक साधारण दूरी है। अब हमें आर के कोई भी दो समवृत्त उपसमुच्चय ले रहे हैं। तो देखिए एक बार मैं एक समुच्चय लिख रहा हूं n1 सपोज, और ये समुच्चय n1 इस प्रकार से लिखती है 2 3 4 5, ठीक है ना। ये समुच्चय है n1। इसको अगर हम नियम रूप में लिखें
तो इस प्रकार से लिख देंगे n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, नियम रूप में ऐसा लिखा जाएगा। n का वैल्यू 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, n का वैल्यू 2 करोगे 3 आ जाएगा, 3 करोगे 4 आ जाएगा, 4 करोगे 5 आएगा। तो इसको आप नियम रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिएगा मैं दो समुच्चय लिख रहा हूं a और b। तो सपोज a इक्वल टू, तो हमने ये लिख दिया है 2 3 4 5, और एक दूसरा समुच्चय b, ये हमने इस प्रकार से लिख दिया है 2 से 1/2, 3 से 1/3, 4 से 1/4, 5 से 1/5। ठीक है, ये दो समुच्चय आपने लिख दिए। अब इनको अगर नियम रूप में लिख देता हूं एक बार, अर्थात a इक्वल टू, इसको नियम रूप में कैसे लिखोगे, n+1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। इसको नियम रूप में कैसे लिखेंगे अपन, b इक्वल टू, भाई जो 2 से 1/2 है ऐसे बनेगा ना, 2 + 1/2, 3 से 1/3, 3 + 1/3 ही होता है, 4 से 1/4, 4 + 1/4 ही होता है, 5 से 1/5, 5 + 1/5 ही होता है। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं n+1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n1, ये यहाँ भी n1। ठीक है, तो यहाँ n लिख देना फिर, n सच दैट n बिलोंग्स टू n1, क्योंकि n1 के एलिमेंट ही हैं 2 3 4 5। ठीक है, तो ये लीजिएगा, ये कोई भी दो एलिमेंट आपने लिख दिए a और b। और अब ध्यान देना जरा, जैसे ही कोई n एलिमेंट है a का, n जब a का एलिमेंट है तो आप देख सकते हैं प्रत्येक कंडीशन में n+1/n किसका एलिमेंट है। जब देखो दो एलिमेंट है इसका a का, तो 2 से 1/2 एलिमेंट है b का, 3 एलिमेंट है a का और 3 से 1/3 एलिमेंट है b का, 4 एलिमेंट है a का और 4 से 1/4 एलिमेंट है b का, 5 एलिमेंट है a का, 5 से 1/5 एलिमेंट है b का। इसका मतलब n जैसे ही a का एलिमेंट होगा तो n+1/n ये एलिमेंट होगा किसका, b का। अब जब n तो a का एलिमेंट है और n+1/n b का एलिमेंट है, तो दोनों के बीच की दूरी अगर आप निकालेंगे तो b- से अगर अपन करें तो ये आपके पास में आ जाएगी 1/n। और जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिट करेंगे तो ये जो 1/n टेंड्स टू क्या होगा, 0। तो आप जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिट करेंगे, क्योंकि अनंत तक जाएगा ना ये, तो जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिट करता है अपन, तो 1/n टेंड्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में, 0। ठीक है ना। अब अपने को तो ज्ञात करनी है इन दोनों के मध्य की दूरी। तो दोनों के मध्य की दूरी हम लोग ज्ञात करते हैं DAB इक्वल टू, देखो तो कोई भी दो समुच्चय की दूरी का जो डेफिनेशन होता है वो अपन कैसे लिखते हैं, इन्फिमम ऑफ D XY सच दैट x तो एलिमेंट होता है यहाँ a का और y एलिमेंट होता है यहाँ किसका, b का। ठीक है ना। तो मैं इसको साफ कर लेता हूँ ऊपर। देखते हैं, देखिए क्या बनेगा, DAB इक्वल टू इन्फिमम ऑफ DXY। देखो d को हमने लिखा है साधारण दूरी लिया है। साधारण दूरी का आप जानते हैं, साधारण दूरी क्या होता है, DXY इक्वल टू mod x माइनस y। तो DXY जो है साधारण दूरी में बराबर होता है mod x माइनस y के, सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। और ये बराबर आपके पास में आ जाते हैं। a और b के एलिमेंट्स का अंतर अभी आपने देखा, a का एलिमेंट जैसे ही n होगा तो b का एलिमेंट होता है 1+1/n, तो दोनों का जो अंतर है ये आपके पास में आ जाता है 1/n। तो ये आ गया 1/n, इन्फिमम 1/n। और n जो है ये एलिमेंट है किसका, यहाँ पर n1 का। ठीक है, और 1/n को आप देख चुके हैं, जैसे ही n टेंड्स टू इन्फिनिट होता है तो 1/n टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0। और 0 क्या होगी यहाँ पर दूरी, न्यूनतम, क्योंकि 0 से छोटी दूरी हो नहीं सकती, 0 से कम तो हो ही नहीं सकती ना कोई भी दो बिंदु के मध्य की दूरी। इसलिए जो 0 है वो क्या है यहाँ पर न्यूनतम दूरी है।
इसलिए आपके पास में जो DAB है ये 0 आ चुका है, और A और B को आप लोग देख सकते हैं, A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो DAB इक्वल टू 0 आ गया। परंतु आप देख सकते हैं कि A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, तो आपने ज्ञात कर दी A, दो समुच्चय बता दिए A और B जिनके मध्य की दूरी क्या है 0, लेकिन कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, यानी A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 है। अब एक बार चलो ये तो हमने बता दिया, अब ये भी तो देखना था कि जो समुच्चय आपको बताने थे वो समृद्ध भी होने चाहिए थे, तो A और B को देख लीजिए समृद्ध है कि नहीं, हमने यहाँ जो लिखे हैं दोनों समृद्ध होंगे, क्यों होंगे देखिएगा, आपके पास में जो दूरी है वो R में है, R का मतलब सेट ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब जैसे मान लीजिएगा A की अगर हम बात करें कि A समृद्ध है या नहीं, तो इसका मतलब A डैश इसका जो पूरक है वो क्या हो जाना चाहिए विवृत, तो A डैश इसका पूरक है यानी कि R माइनस से विवृत होगा या नहीं देखते हैं, तो R माइनस से विवृत होने का मतलब क्या होना चाहिए भाई, उसका कोई भी अगर आप बिंदु ले R माइनस का, तो उसके प्रतिवेश में अनुक्रम के कितने पद होने चाहिए, अनंत पद विद्यमान होने चाहिए। तो अब देखो वास्तविक संख्याओं की अगर बात करें तो R में से जैसे आपने यहाँ 2 ले लिया 3 ले लिया, तो R माइनस में 2 नहीं आएगा 3 नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 2 नहीं आएगा लेकिन 1.9 तो आएगा ना, तो 1.9 के प्रतिवेश में अनुक्रम इसके कितनी वास्तविक संख्या विद्यमान होंगी बताइए। जैसे मान लीजिए इसका कोई भी प्रतिवेश बना दें, 2 से छोटा है लेकिन ये ना 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा, तो भी इसमें कितनी वास्तविक संख्या आ जाएंगी अनंत, क्योंकि हम जानते हैं प्रत्येक दो वास्तविक संख्याओं के बीच में अनंत वास्तविक संख्या विद्यमान है। तो 1.9 का जैसे आप कोई भी प्रतिवेश लेंगे तो उसके अंदर अनंत वास्तविक संख्या विद्यमान होंगी, इसका मतलब ये विवृत होगा R माइनस ए, और R माइनस ए विवृत है इसलिए A कैसा है समृद्ध है। इसी प्रकार से B को भी आप देख सकते हैं, कोई भी R माइनस एक एलिमेंट लेंगे उसके प्रतिवेश में अनंत वास्तविक संख्या आएंगी, इसलिए R माइनस बी विवृत होगा, और R माइनस बी विवृत है इसलिए B कैसा है समृद्ध है, ठीक है। अब देखिए हम इन दो समुच्चय के मध्य की दूरी की बात करते हैं। एक तो सेट है आपके पास में 2 से 3 तक, और दूसरा सेट है B 3 से 5 तक, ठीक है। अर्धविवृत अंतराल है दोनों, तो दोनों के मध्य की दूरी हम किस प्रकार से देखते हैं देखिएगा। A तो आपके पास में जो है 2 से 3 तक का है, और ये तो A है, और 3 से 5 तक ये आपके पास में है B। तो दोनों के मध्य की दूरी कैसे देखता है, A के प्रत्येक एलिमेंट की B के प्रत्येक एलिमेंट से दूरी देखता है, और जो भी न्यूनतम होती है उसी को आप दोनों समुच्चयों के मध्य की दूरी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए A का एलिमेंट 3 और B का एलिमेंट भी 3, तो दोनों के मध्य की जो दूरी है ये आपके पास में हो जाती है 0, ठीक है ना। अब इसमें आपको इस बात से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई यहाँ तो ये विवृत अंतराल है, तो विवृत अंतराल है तो 3 तो इसका एलिमेंट होगा ही नहीं, इसी प्रकार से यहाँ भी विवृत अंतराल है, इसका मतलब 3 B का भी एलिमेंट नहीं है, तो 3 A का एलिमेंट भी नहीं है, 3 B का एलिमेंट भी नहीं है। फिर हमने 3 की 3 से दूरी क्यों निकाली है, वो इसलिए निकाली है देखिएगा भाई, इसका मतलब ये 3 तो नहीं है लेकिन 3 से छोटा एलिमेंट है। अब 3 से जस्ट छोटी वास्तविक संख्या बताइए, नहीं जानते, नहीं बता सकते, तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए लिखूं, अगर यहाँ 3 से छोटी संख्या लिखने की अगर कोशिश करूं तो वो संख्या इसी प्रकार से लिखी जाएगी। 3 से छोटी संख्या जो होगी वो आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आगे तक और चाहे आगे तक ले लीजिएगा, 3 से छोटी है। अब इसमें आपको चाहिए 3 से बड़ी, अब 3 से जस्ट बड़ी संख्या भी हम नहीं जानते, तो जैसे मैं अगर एक लिखने की कोशिश करूं 3 से बड़ी संख्या, तो इस प्रकार से मैं कुछ भी लिख सकता हूं 3 से बड़ी संख्या, चाहे कितना ही कर लीजिएगा आप लोग, 3 से बड़ी रहेगी ना, ऐसा 0 0 करके लिख लेंगे तो इनके दोनों के मध्य की दूरी अगर आप लोग देखते हैं तो वो क्या आती है लगभग 0, इसलिए हम क्या करते हैं 3 की 3 से दूरी करके क्या कर देते हैं 0, ठीक है।